सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आप सब लोग की पढ़ाई। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठा मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज को। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले जाके देख लेना। पार्ट 1 मतलब चैप्टर 1 का पार्ट 1 मैंने पढ़ा चुका हूँ इससे पहले। तो लगभग हमारा आधा पोर्शन वाले पोर्शन के अंदर आपको कंप्लीट हो गया है। तो वाले वीडियो को देख लो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। फिर इसके बाद आगे पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है भाई। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी में फॉलोअप कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप लोग मुझे फॉलोअप कर सकते हैं और मेरी सारी क्लासेस के अपडेट्स आप लोग को मिलते रहेगी, और टेलीग्राम के चैनल को भी, ठीक है। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिजिक्स की नई एनसीईआरटी को कवर अप कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग का कहना था कि भैया पुरानी है क्या। अरे नहीं भाई, नई एनसीईआरटी है, तो न्यू एनसीईआरटी को लेकर हम लोग कवर अप कर रहे हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले, जो कोई मेरे बारे में नहीं जानता, मेरा नाम जकी है। मैं अनअकैडमी में आप लोग को फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूँ। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, यूट्यूब में भी आप लोग को फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन का कंटेंट कवर अप करवाता हूँ। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, ऑथर हूँ, राइटर हूँ और यूट्यूबर हूँ। लगभग 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे खुद के चैनल में, और ऑनलाइन मैंने लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स को टीच कर चुका हूँ अभी तक के। तो भैया पे भरोसा रख सकते हो, टेंशन ना लो। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप लोग मुझे अनअकैडमी में फॉलोअप कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं डेडिकेटेड क्लास 11th एंड 12th के लिए फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूँ लाइव सेशन के साथ। तो अगर आपको लगता है कि यार नहीं यार भैया के साथ तो हमें लाइव पढ़ना चाहिए, तो आप अनअकैडमी में ज्वाइन कर सकते हो। आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर। इसी के साथ साथ वहाँ पे सब्सक्रिप्शन कोड मांगे तो मेरा नाम डाल देना ZK, स्पेशल डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग जैसे ही ज्वाइन करोगे प्लस या आइकॉनिक, तो आप लोग को लाइव सेशंस मिलेंगे मेरे खुद के। इसी के साथ साथ टेस्ट और क्विजेस आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल कोर्सेस आप लोग पढ़ सकते हो मेरे साथ, और अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी के सभी कोर्सेस में। और इसी के साथ साथ दोस्तों, ढेर सारी फ्री क्लासेस भी मैं यहाँ पे लेता रहता हूँ। तो जो आज मैं सेशन कवर अप करवाने वाला हूँ, जितना पोर्शन आपको करा दूंगा, इसके अंदर जितने भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल या एनसीईआरटी के रिगार्डिंग जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उन सबको मैं कवर अप करवाने वाला हूँ इस फ्री सेशन के अंदर। तो सेशन को ज्वाइन कर लेना। ये 23rd को होने वाला है, गलती से गलत लिख गया। तो 23rd को रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके एनरोल कर लो। 23rd को 10 PM को आप लोग को सेशन रहने वाला है, और ये पार्ट 2 आप लोग का रहने वाला है। फ्री सेशन है। इसको ज्वाइन करते टाइम पे आप लोग को कोड मांगे तो कोड डाल देना ZK, सेशन आप लोग का ज्वाइन हो जाएगा। और अगर आप लोग यार रिकॉर्डेड देख रहे हो, यार भैया हम तो बाद में देख रहे हैं वीडियो, हम क्या ये वीडियो देख पाएंगे। हाँ जी भाई, आप लोग भी इसको अवेल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी भी आप इसको देख सकते हो। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ पे जाइए, स्पेशल क्लास पे क्लिक करें और आप लोग मेरे सेशन को देख पाओगे, ठीक है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी कवर अप कर रहे हैं क्लास 12 की। जैसे आप जानते होंगे, हम लोगों ने स्टार्टिंग का पोर्शन कवर अप कर चुके हैं। इससे पहले वाले सेशन के अंदर देख चुके हैं कि चार्ज क्या होता है। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जरा, थोड़ा सा मैं आपको क्लास वर्क दे रहा हूँ। चार्ज क्या होता है जल्दी बताओ। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ जल्दी जल्दी। और इसी के साथ साथ अगर 2 चार्जेस एक साथ आ जाए तो कौन से टाइप का फोर्स लगता है, ये भी बताएं। और हाँ, एक और चीज़ कि अगर मुझे पता करना है कि यार कितने चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये जल्दी से बताएं। और फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये सभी पोर्शन हम लोगों ने कवर अप कर चुके हैं। और ये जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल वगैरह है, ये मैंने इससे पहले वाली जो सेशन था वहाँ के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी स्पेशल क्लास की, उसमें मैंने कवर अप करवा दिया हूँ फ्री सेशन के अंदर, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ जी, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q placed in a vacuum all at the origin O. If we place another point charge Q at the point P where OP is R, then the charge Q will exert a force on Q as per the Coulombian law. It may ask that the question, if the charge is removed then what will happen and surrounding फलाना ढिमका ये वो। तो चलो इसको सिंपल वे में सोचते हैं। तो सिंपल वे में यार एक्चुअल में ये कहने की बात हो रही है। तो मान लेते हैं मैंने एक चार्ज लिया जिसका नाम है चार्ज Q, उसके करीब में एक और चार्ज को लेकर आ गया, लेट से चार्ज Q। अब आप बोलोगे कि भैया हमने इससे पहले वाले टाइम में ऑब्जर्व करे थे कि जब 2 चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये एक दूसरे में फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं। मान लो अगर ये सेम टाइप के चार्जेस रहेंगे तो रिपेल कर देंगे, और लाइक टाइप के रहेंगे तो एक दूसरे से अट्रैक्ट कर लेंगे। अब आप कहोगे कि भैया अगर मैं याले चार्ज को हटा देता हूं तो क्या इसके पास फोर्स रह जाएगा। नहीं, सीधी सिंपल बात, कोई एक चार्ज खुद से तो फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा ना जब तक कोई दूसरा चार्ज यहाँ ना आ जाए। अब भैया जब ये दूसरा चार्ज यहाँ से मान लो चला गया तो इसके पास क्या रह जाएगा, इसके पास रह जाएगी उसकी स्पेसिफिक फील्ड। याद रखना,
ये जो फोर्स लगाए जा रहे थे ये फील्ड के वजह से लगाए जा रहे थे। अब आप बोलोगे भैया ये फील्ड क्या है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हर चार्ज अपने अराउंड पे एक ऐसी फील्ड बनाता है जिसके वजह से वो दूसरे चार्जेस को इन्फ्लुएंस कर सके। बोलते हैं ना, अरे तू मेरे घर तरफ आगे दिखाना, तेरी तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। मतलब क्या, आपका या फिर उस पर्सन का इलाका है ना वो, अगर वहां आओगे तो उसका इन्फ्लुएंस है वहां पे। तो सेम इसी तरीके से हर चार्ज का एक स्पेसिफिक इलाका होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से फील्ड देखने को मिलती है हर चार्ज के अराउंड पे। तो ये किस्म से उस चार्ज का इलाका आपको देखने को मिलता है। मतलब क्या कि अगर इसके बीच में कोई भी चार्ज आप लोग को देखने को मिला, मतलब मान लो इसके बीच में कोई भी चार्ज गलती से फंस गया, मान लेते हैं कि एक चार्ज आ गया लेट से Q, तो ये कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस करेगा। या तो अगर ये सेम टाइप का चार्ज होगा तो ये इसको रिपेल कर देगा, और अगर नेगेटिव फॉर्म का चार्ज होगा तो ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को देखने को मिलता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि यार चार्ज अपने अराउंड फील्ड बनाते हैं, क्या दिखती है? भाई ये इमेजिनरी टाइप की होती है। भैया हम कैसे माने इमेजिनरी है, जिंदगी में तो जो चीज़ दिखती नहीं है उसको कैसे माने? अरे भाई हवा नहीं दिखती है तो यकीन तो करते हो ना हवा है। नहीं यकीन है तो नाक बंद करके देख लीजिए, 5 मिनट बाद भगवान आपको खुद उठा के बताएंगे कि हाँ बेटा हवा थी, आपने नाक बंद करे, आप मेरे पास आ गए। देखे बहुत ही घटिया लेम जोक था। चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो स्पेसिफिकली पहले वाले टॉपिक के अंदर यही बात आप लोग को देखने को मिल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को हर चार्ज के अराउंड पे देखने को मिलती है। तो हर चार्ज अपने अराउंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसके नेचर के अकॉर्डिंग। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनाते हुए देखने को मिलने वाला है। तो यही चीज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब आप कहोगे कि मैंने कहा बार बार कि चार्ज अपने अराउंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, चार्ज का वो इलाका है, वहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि भैया कैसे पता चला होगा कि यार यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट समझ लेते, तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज़ें। तो एक सेकंड दीजिए मुझे, इसको उड़ा देते हैं। हाँ जी, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। मान लो ये एक चार्ज Q है, आपको नहीं पता है किस टाइप का चार्ज है। अब हुआ क्या कि मैंने क्या करा, एक ऐसा चार्ज लिया जिसकी कोई मैग्नीट्यूड, मतलब ना के बराबर का मैग्नीट्यूड है, ना तो इसकी ढंग की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका नाम दिया मैंने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज ऐसे टाइप के चार्ज होते हैं जिसमें इनकी खुद की कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती, ना तो खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। मैंने क्या करा, इस टेस्ट चार्ज को लिया और इस पॉइंट चार्ज के करीब फेंक दिया। जैसे मैंने इसको उसके तरफ फेंका तो हुआ क्या कि यार ये वाले चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट किया और उसको अपने से दूर फेंक दिया। इससे मुझे ये समझ में आया कि इसके अराउंड पे जो फील्ड बन रही है वो किस टाइप की है, वो रिपल्सिव टाइप की है। हाँ है ना? कैसे पता चला भैया ये रिपल्सिव है? क्योंकि मैंने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फेंका इसके तरफ। हाँ है ना? और ये पॉइंट चार्ज ने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया, और फोर्स एक्सर्ट तभी किया होगा जब इसके अराउंड में कोई फील्ड होगी, ऐसी फील्ड जो एक्चुअल में इस चार्ज को इन्फ्लुएंस कर रही है। समझ में आया कि नहीं? तो मैंने कहा कि अच्छा भैया ये जो एक अननोन चार्ज था एक्चुअल में पॉजिटिव है। मान लो एक ऐसे टाइप का चार्ज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने टेस्ट चार्ज को इसकी तरफ फेंका तो इस टेस्ट चार्ज को इसने अपने तरफ रख लिया, मतलब बुला लिया या फिर चिपका दिया। इससे मतलब हमारा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिफिक यहाँ पे पॉइंट चार्ज है इसकी फील्ड अंदर की तरफ आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये नेगेटिव टाइप का चार्ज है। मतलब क्या, जैसे ही ये वाला चार्ज इसकी फील्ड में इन्फ्लुएंस हुआ तो इसकी फील्ड ने इसको अपने तरफ आप लोग को बुला ली। आप लोग को नहीं, टेस्ट चार्ज को। यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि यार कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को देखने को मिल रही है। यहाँ पे वही चीज़ आप लोग को देखने को मिलने वाली होगी कि कैसे पता चला क्या हुआ। तो चार्ज के बारे में आप लोगों को पता चला कि जो चार्जेस हैं वो अपने अराउंड पे एक फील्ड बनाते हैं, अपने सराउंडिंग के अराउंड पे रेडियली आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है, चाहे वो आउटवर्ड हो या इनवर्ट हो। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भैया कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी तो बता दो। तो यहीं पे वो चीज़ लिखी हुई है, द चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द सराउंडिंग व्हेन अनदर चार्ज Q इज ब्रॉट एट सम पॉइंट P द फील्ड एक्ट ऑन इट एंड प्रोड्यूस अ फोर्स। वही हुआ था ना, एक टेस्ट चार्ज को जैसे ही मैंने स्पेसिफिकली उस पॉइंट चार्ज के करीब लेकर आया तो उसने उस पर फोर्स लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वो उसकी फील्ड के अराउंड पे आ चुका था। तो जैसे ही वो उसकी फील्ड में आएगा तो कहीं ना कहीं वो फोर्स एक्सर्ट करेगा उस पर। तो द फील्ड प्रोड्यूसेस बाय द चार्ज Q एट द पॉइंट R इज गिवन बाय ये। तो स्पेसिफिकली आप लोग को ये इक्वेशन देखने को मिल रही है। अगर आप लोग इसको सिंपल तरीके से चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू KQ बाय R का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के क्लियर है। K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के क्लियर है। अब काफी सारे लोग के दिमाग में एक चीज आएगी कि भैया एक बात बताना, जैसे कोलंबियन फोर्स था, आपका कहना था कि कोलंबियन फोर्स तब लग सकता है जब दो चार्जेस एक दूसरे के करीब हो।
हाँ या ना, मतलब सिंगल चार्ज पे कोई कोलम्बियन फोर्स लगेगा क्या? नहीं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिंगल चार्ज पे लग सकती है? हाँ भाई, सिंगल चार्ज पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी। क्या भैया दो चार्जेस जब एक साथ रखे हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है क्या? हाँ जी, जब दो चार्जेस एक साथ रखे हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को देखने को मिलेगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपको बताएगी कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है तो रेडियली आउटवर्ड, और ऐसे टाइप का चार्ज जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बनाता है उसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे टाइप का चार्ज अगर जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बनाना है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर दोस्तों? और अगर रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से दूर दूर जाएगी, इसलिए आप देख रहे होंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश कर रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये क्लियर हो चुका होगा। आगे पढ़ते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे वही चीज़ आप लोग को लिखी हुई है कि जो फील्ड वर्ड है स्पेसिफिकली सिग्निफाई कर रहा है कि यार क्या ये स्केलर है, वेक्टर है। फील्ड बन रही है, फील्ड डिस्क्राइब कर रही है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, डायरेक्शन बता रही है, मैग्नीट्यूड तो बता ही रही है। मतलब स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हुई। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? तो चलिए भाई, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो वही स्पेसिफिकली आप लोग को यहाँ पे बात बताने की हो रही है कि मान लो अगर दो चार्जेस एक दूसरे के करीब रखे हुए हैं। देखो पहली चीज़ तो मैंने क्या कहा कि हर चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो कितनी लगाएगा? KQ/R का स्क्वायर। जब दो चार्जेस, मान लो ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे के करीब आ गए, या फिर ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे के करीब आ गए, तो जो इन पे फोर्स लगेगा वो कितना होगा? Q1 के नाम पे टेस्ट चार्ज हो गया, Q2 के नाम पे Q1 के नाम पे पॉइंट चार्ज हो गया, Q2 के नाम पे टेस्ट चार्ज हो गया, अपॉन R का स्क्वायर। मान लो इनके बीच की कोई डिस्टेंस होगी, हाँ है ना? तो इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दोनों चार्ज एक दूसरे पे। क्लियर दोस्त? मेनली तो क्या होगा कि यार पॉइंट चार्ज बहुत मतलब समझते हो ना, समाज में इसकी बहुत इज्जत है। टेस्ट चार्ज की तो कोई इज्जत ही नहीं है, इस वजह से फेंकाएगा कौन? एक्चुअल में तो फोर्स इस पे लग रहा है। क्लियर दोस्त? सिंपल वे में समझाता हूँ और थोड़ा साफ सुथरा कर लिया जाए, बहुत ही किचड़ पिचड़ हो गया है खिचड़ी। मान लो ये टेस्ट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, बड़ा पॉइंट चार्ज है। क्लियर दोस्त? इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है, खुद का मैग्नीट्यूड है, सब कुछ है। क्लियर है भाई? है ना, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ। एक बेचारा है टेस्ट चार्ज, बेचारा गरीब आदमी, इसको आप लोगों ने क्या करे, मान लो ये P पॉइंट है, यहाँ पे लाके रख दिए। P पॉइंट की जो डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज से वो R है। क्लियर दोस्त? अब जैसे आप टेस्ट चार्ज को पॉइंट चार्ज के करीब लेकर आओगे तो पॉइंट चार्ज मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है तो अपनी फील्ड बाहर की तरफ लगाएगा, हर तरफ, इधर भी। कितनी गंदी बनाते हो डायग्राम भैया, इधर भी। तो होगा क्या? इस तरफ भी लगेगा। मतलब क्या? ये स्पेसिफिकली इस पे फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बेसिकली ये जो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है ये कितना है? ये कोलम्बियन फोर्स है। कितना कोलम्बियन फोर्स? 1/4πε0 Q/Q0 अपॉन R का स्क्वायर। तो इतना फोर्स आप लोग को देखने को मिल रहा है। कोई अगर आपसे कहता है कि बताए भाई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आप लोग की फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो मतलब F की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 1/4πε0 कैपिटल Q/Q0 अपॉन R का स्क्वायर अपॉन Q0। तो Q0 से Q0 का इंतकाल हो गया, 1/4πε0 Q अपॉन R का स्क्वायर। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर। समझ में आया? तो ये हमको यहाँ से पता चला इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसे कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? बोलते ना, अरे तेरी कितनी बखत है भाई, देखता हूँ ना तू मेरे इलाके में आया तो तेरा तो गेम बजा दूंगा। मतलब हर किसी की अपनी अपनी बखत होती है ना। हो सकता है आपकी कम हो लेकिन आपके बाजू वाले की ज़्यादा चलती हो आपके मोहल्ले में। सेम टू सेम हर चार्ज की अपनी एक बखत होती है या इंटेंसिटी होती है। हो सकता है कोई बड़ा चार्ज है, 2Q चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू Q चार्ज के। मान लो कोई 4Q चार्ज है तो उसकी इन दोनों से ज़्यादा होगी, 2Q से भी और Q से भी। हाँ या ना? तो यही बात आप लोग को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप लोग को वही चीज़ देखने को मिली, फोर्सेस के बारे में आप लोग को स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया गया है। देखो दोस्तों, जो भी चीज़ें मैंने आप लोग को अभी समझाया ना, वही चीज़ें आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। क्लियर दोस्तों? तो नोट दैट द चार्ज Q ऑल्सो एक्सर्ट द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन द चार्ज Q। बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहे इक्वल एंड अपोजिट फॉर्म में। हाँ या ना? बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में कितना होगा? आप जानते हो, इतना होगा। और बेसिक सी बात है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा, तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा वो इतना लगाया जाएगा। कई बार क्या होता है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और डिनोशन के तरीके से लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। वो क्या है कि जो फोर्स लग रहा है स्पेसिफिकली वो लगता है QE। अब आप बोलोगे भैया एक सेकंड, जो फोर्स लग रहा था वो तो था कोलम्बियन फोर्स।
है ना, हमने तो देखे थे ये फोर्स लग रहा था, ये फोर्स क्या नए में आ गया भैया, अरे ये वही फोर्स है दोस्त और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रख दोगे तो कुलॉम्स लॉ का ही फॉर्मूला बन जाएगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वही इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो कई बार है ना ये शॉर्ट फॉर्म वाला आप लोग फॉर्मूला भी यूज करते हो। साथ ही साथ अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए, समझ लिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो भैया कुछ ना कुछ इसकी एसआई यूनिट भी तो होगी ना। हाँ जी, तो इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलॉम। कैसे पता करें न्यूटन पर कूलॉम है, याद करो मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की कितनी न्यूटन, चार्ज की कितनी कूलॉम, समझ में आया, तो न्यूटन पर कूलॉम। तो थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर फील्ड आप लोग को देखने को मिलेगी हर चार्ज के अराउंड पे। साथ ही साथ ये क्या होती है, दैट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने आप लोग को समझाया था, अभी आगे भी देखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को समझाया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया हूं सो दैट आप लोग को चीजें समझ में आ जाए, बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर खचड़ पचड़ आप लोग को ज्यादा देखने को मिल रही है चीजें। तो पॉजिटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसी बनाएगी, नेगेटिव अंदर की तरफ कुछ इस फॉर्म में आपको देखने को मिलने वाली है, याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, तो चलो यहां तक क्लियर हो चुका है सब लोग को। हाँ जी, तो वही चीजें आप लोग को यहाँ पे भी लिखी हुई है। देखो एनसीईआरटी के अंदर ना दिक्कत क्या है कि आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, देखो यार एनसीईआरटी किताब है, वो बोल तो सकती नहीं है, वो लिख सकती है, तो आपको लिख लिख कर सब बता रही है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो एट द एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इक्वेशन ये वाली कहाँ गई भैया, ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या इंप्लाइज करती है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज क्यू एट द पॉइंट इन अ स्पेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स that a unit positive charge would experience if it is at that point। बात वही निकल के आई, आगे बढ़ो। The charge Q will produce the electric field that is called as source charge, जो हम लोगों ने बात करते अभी थोड़ी देर पहले, जो एक बड़ा चार्ज था that is the source charge, जिसको हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं, जिसकी तरफ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही है, इस वजह से ये सोर्स चार्ज है। इसी के साथ साथ the charge small q which is the test द इफेक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज दैट इज कॉल्ड, मतलब स्पेसिफिकली सोर्स चार्ज की स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के लिए एक चार्ज को लेकर आया गया है जिसका नाम है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक ऐसे टाइप का चार्ज है जिसकी खुद की किसी भी तरीके की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ना ही मैग्नीट्यूड होता है, और बहुत ही पिद्दू सा पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है दोस्त, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। कई किताबों में इसको टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से डिनोट किया गया है, यहाँ पे इसको क्यू से डिनोट कर दिया और कुछ भी नहीं है। तो यहां तक क्लियर है सब लोग को। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज दैट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वही चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था, कहाँ गया, ये रहा। तो देखो वही चीजें, टेंशन ना ले ज्यादा, बात आप लोग को वही चीजें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो चलो आगे बढ़े। हाँ जी, तो यहाँ पे आप लोग को बेसिकली ना वही चीजें दी हुई है। अब देखो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को लिखी हुई है, उसके बारे में एक बार रीड कर लेते हैं। अब चलिए भाई अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। याद रखना मैंने आप लोग को मैक्सिमम चीजें बता दिया हूं। अब जो यहाँ पे स्पेसिफिकली पॉइंट लिखे हुए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग पहले से जानते हो, इतने सारी चीजें अभी समझा दिया उसी के अकॉर्डिंग। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ लिखा हुआ है, नोट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू द क्यू दो डिफाइंड द ऑपरेशनली इन द टर्म ऑफ सम टेस्ट चार्ज क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड एंड भाई नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आप मतलब जो वेक्टर जो दिखाएगा वो अंदर की तरफ दिखाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया ना, देखो इस तरीके से। क्लियर दोस्त, आगे बात करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को चार्ज के राउंड पे बनते हुए देखने को मिलती है, देखो चार्ज के राउंड पे हम लोग तो ऐसे तो दिखा रहे कि ऐसी बन रही है, आपको 2D शेप में लग रहा है कि अच्छा बाहर बाहर निकल रही, नहीं, चार्ज स्फेरिकल फॉर्म में, तो जो सिमेट्री बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी स्फेरिकल शेप की आपको देखने को मिलेगी, हाँ या ना। तो यही चीज आप लोग को स्पेसिफिकली वाले पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। ये बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप लोग को वही चीजें थी जो मैंने अभी आप लोग को स्पेसिफिकली समझाया, तो ज्यादा लोड ना लेना। स्पेसिफिकली आप लोग को यहाँ से क्या क्या चीजें याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत याद रखो, टेस्ट चार्ज के बारे में याद रखो, कैसे स्पेसिफिकली चार्जेस को पता किया जा सकता है वो मैंने आपको समझा चुका, टेस्ट चार्ज को फेंक कर, हाँ या ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग को बता दिया, पॉजिटिव के लिए कैसे बनती है, नेगेटिव के लिए कैसे बनती है। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। अब देखो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। याद है इससे पहले हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखे थे सिस्टम ऑफ चार्जेस पे जो फोर्सेस लग रहा था उसके लिए। अब यहां पे भी स्पेसिफिकली मान लो एक सिस्टम के अंदर ढेर सारे क्यू चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 से लेकर Qn नंबर ऑफ चार्जेस। हर चार्ज अपनी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है, हाँ है ना, और n नंबर का चार्ज कितना कर रहा है, Q1 विच इज इक्वल टू En। तो मुझे बताओ जो सिस्टम में टोटल चार्जेस प्रेजेंट है उनके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने निकलेगी, तो वो आप लोग को पता चल सकती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग निकालने वाले हो। तो वो कितनी निकलेगी, बेसिक सी बात है कि मान लो कंसीडर करो, लिखो लिखा भी वही है कि कंसीडर अ सिस्टम
Q1 Q2 से लेकर Q1 विद अ पॉजिटिव वेक्टर रिलेटेड वही बात एक ही है। तो आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है, डिनोट करना है, और जो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई नेट विच इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 से लेकर En तक के। और आप स्पेसिफिकली E की वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 ऐसे करके, फिर R2 उसके लिए R3 ऐसा करके आप लोग दे सकते हो, और चार्ज का नाम भी दे सकते हो यार, Q1 अपॉन R1 Q2 अपॉन R3 प्लस इस तरीके से। क्लियर दोस्त? तो स्पेसिफिकली आप लोग की इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। अगर आप चाहो तो इसमें वैल्यू पुट करके इस तरीके से बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस तरीके से समेशन का साइन भी लगा के आप बता सकते हो, आपकी मर्जी यार, इतना लोड ना लो। बेसिकली न्यूमेरिकल में यूज होता है कि यार मान लो अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है, 2-3 चार्जेस है, मान लो 2 चार्ज है, 2 चार्ज की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक यूज करो। आप लोग क्या करोगे, बेसिकली 2 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे। अगर मैं बात करता हूँ 2 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो तुम लोग को ई नेट विच इज इक्वल टू E1 प्लस E2 कर देना है। मान लो K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2। तो यहाँ से आप लोग का स्पेसिफिकली का स्क्वायर ठीक है, तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की निकल जाएगी। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हाँ जी भैया, हो चुकी हैं। चलो आगे बात करें, तो यही चीज़ें आप लोग की आखिरी पॉइंट में भी वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट वरीज फ्रॉम अ पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन अ स्पेस एंड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द सोर्स चार्ज। नमस्कार तो चीज़ें वही है और कुछ भी नहीं है। अगली बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो भाई, चलिए पहले पढ़ लेते। यू मे वंडर दैट व्हाई द नोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इंट्रोड्यूस हियर। क्यों लेकर आया गया, क्या करना था। अरे भाई इसलिए लेकर आया गया कि स्पेसिफिकली हम लोग पता कर सके कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है, कैसी बन रही है, कहाँ बन रही है, क्यों बन रही है। और अगर कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे कोलम्बियन फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमें बता पाती है कि यार जो कोलम्बियन फोर्स लग रहा है ना वो कितना ज़्यादा पावरफुल लगेगा। मान लो जैसे आप देख रहे होंगे, मान लो ये पॉइंट चार्ज है। क्लियर दोस्त? अब आप जानते हो कि ये पॉइंट चार्ज है, मैं भी जानता हूँ पॉइंट चार्ज है। हर चार्ज अपने अराउंड पे फील्ड बनाएगा। हाँ जी, मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे डिसाइड किया, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। बेसिक सी बात है कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लेकर आऊँ या अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लेकर आऊँ, तो सीधी सिंपल बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमें बता पा रही है कि ये वाला चार्ज कितना फोर्स इस पे और इस पे लगाएगा और कितनी पावर के साथ। सीधी सिंपल बात, लगेगा तो दोनों पे, इस पे भी फोर्स लगेगा, इस पे भी फोर्स लगेगा। लेकिन याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले से हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्चुअल में डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या, जितना ज़्यादा चार्ज दूर रहेगा पॉइंट चार्ज से उतना कम फोर्स एक्सर्ट होगा एज कंपेयर टू जो उससे ज्यादा करीब रहेगा। तो बात यहाँ पे वो निकल के आ रही है। तो बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस का आप लोग को इसी के अंदर आप लोग को यही देखने को मिलने वाला है। तो वही चीज आप लोग को लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एलिगेंट वे टू कैरेक्टराइज द इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। बेसिकली आप लोग किसी भी स्पेसिफिक चार्ज के इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हो जो दूसरे चार्ज पे वो एक्सर्ट करता है। इसी के साथ साथ द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउएवर द इमरजेंस ओनली व्हेन वी गो बियॉन्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपको लगता होगा कि यार क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, कोई जरूरत भी इसकी। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे समझो इसकी समाज में इतनी इज्जत नहीं है। लेकिन जैसे आप लोग EM वेव वाले चैप्टर में आओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में आओगे, तो वहां पे ये समझोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को वहां पे लाइट की स्पीड के बराबर तेजी से दौड़ते हुए आपको देखने को मिलने वाली है। EM वेव चैप्टर में इसकी बहुत इज्जत है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से बाहर निकल कर देखोगे ना, तो ये स्पेसिफिक फिनोमिना की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप लोग को देखने को मिलेगी, ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यही चीज़ आप लोग को यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखी हुई है। इसके बारे में ना आप लोग जो आने वाला चैप्टर रहेगा ना, मतलब आने वाला क्या, पार्ट 1 फिजिक्स का आखिरी चैप्टर, वहाँ पे आप लोग डिस्कस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की किस तरीके से यार EM वेव में खासियत देखने को मिलेगी, EM वेव क्या होती है, वो सब वहीं देखेंगे। ठीक है भाई? तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, अगर आप लोग देख लो तो सपोज वी कंसिडर द फोर्स बिटवीन द टू डिस्टेंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज एक्सेलरेटेड मोशन, नाउ द ग्रेटेस्ट स्पीड विद द स्पीड। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाया, लाइट की स्पीड से दौड़ रहा कर रहा, वो EM वेव के हिसाब से आप लोग को बता रहा है कि भैया जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से बाहर निकलोगे तो यहाँ पे आपको इज्जत इसकी ज़्यादा देखने को मिलने वाली। इसी के साथ साथ ये देखो, ये लाइन में भी आप लोग को स्पेसिफिकली वही लिखा हुआ, द फील्ड पिक्चर इन दिस द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ चार्ज Q इज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज then propagated with the speed of light। तो भाई
समझ गए आप लोग। टेंशन ना लो, याद रखें इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको वहाँ देखेंगे। बाकी एग्जाम में इतना ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर में नहीं पूछेगा कि ईएम वेव क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अब ईएम वेव को समझना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी समझना जरूरी है, तभी जाके कंबाइंड फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनती है और प्रोपोगेट होती है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। क्लियर दोस्त? तो बस इस स्पेसिफिक पोर्शन में इतना ठीक है। इसी के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का या जो फील्ड का कॉन्सेप्ट, इसी के साथ साथ ये जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है ये पहली बार फराडे भैया ने बताए थे। फराडे भैया बहुत ज़्यादा फेमस बंदे हैं, पार्ट 1 फिजिक्स में इनकी बहुत समाज में इज्जत है, बहुत आप लोग को बार बार दिखते रहेंगे, तो इनके बारे में आप लोग याद रखना। क्लियर दोस्तों? तो ये जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है, मैं सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग को स्पेशल क्लास में कवर अप करवा दूंगा फ्री सेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से जाइए। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो ये वीडियो, मान लो 23 तारीख के बाद में देख रहे हो, जून 23 तारीख के बाद में, तो आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करो, आपका वीडियो ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। अगर आप 23 से पहले देख रहे हो तो एनरोल कर लेना सेशन के लिए, लाइव सेशन अटेंड कर लेना, ठीक है भाई। तो ये जा रहे के सारे क्वेश्चंस मैं वहां पे प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगला टॉपिक आप लोग का निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो अब देखो, हमने अभी थोड़े दिन पहले समझे वही चीज़ लिखी हुई है कि वी हैव स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लास्ट सेक्शन। अब ये जो स्पेसिफिक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर के फॉर्म में, जैसे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। याद रखना, पहले के टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था जैसे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड, हाँ जी भाई। तो पहले के टाइम पे मान लो ये पॉइंट चार्ज है। अब ये किस टाइप का पॉइंट चार्ज है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो पहले क्या होता था ना, फील्ड लाइन ऐसे रिप्रेजेंट होती थी। देखो ध्यान से देखना, एरो दिख रहा है? एरो ये बताता था, ये स्पेसिफिक वेक्टर जो ये डिफाइन करता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर ज्यादा बड़ा वेक्टर दिख रहा है मतलब वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे जैसे आप दूर जाते थे वैसे वैसे एरो जो है वो देखो छोटा होते जाता था। दिख रहा है सबको? एरो जो है धीरे धीरे छोटा हुआ आपको देखने को मिलने लग जाता था। दिख रहा है सबको? हाँ जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो कम होने लग जा रही है। हाँ या ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? भैया बिल्कुल है, कैसी बात कर रहे हो। तो याद है आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। हाँ जी भैया, क्योंकि ये कितना होता था, E which is equal to 1/4 by epsilon naught Q by R का स्क्वायर। तो यहां से आप लोगों ने ऑब्जर्व करें कि ये जो स्पेसिफिक एरो आप लोग को बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यार जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर होते हुए चलेगी। क्लियर दोस्त? क्या भैया किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाती है? कभी भी याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ना कभी खत्म नहीं होती है, वो इन्फिनिटी तक चलती रहती है। क्लियर दोस्त? चलो ध्यान से देखना यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आप लोग को दिखाई जा रही, ये पहले के टाइम का डिनोशन था, लेकिन आज के टाइम पे इस तरीके से इसको डिनोट नहीं किया जाता। आज के टाइम पे देखो, पहले के टाइम पे ना बड़ा अच्छा हो जाता था ये डायग्राम देखकर कि यार भाई ये जो एरो है इससे समझ में आ गया कि अच्छा मतलब कि बात हो रही है, मतलब मान लो चार्ज यहाँ बैठा हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी कम है, इधर है तो समझ में आ जाएगा कि इंटेंसिटी ज़्यादा लगेगी, मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो क्लियर है दोस्तों? तो चलिए भाई ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब ये जो स्पेसिफिक डायग्राम है, मान लो आज के टाइम पे क्या हो गया इसके साथ ना चेंजेस आ गए। आज के टाइम पे ना ये जो स्पेसिफिक चार्ज है इसको कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। दिख रहा है सबको? ये लेट से आपका चार्ज है और ये इसके अराउंड पे आपको फील्ड देखने को मिल रही है। तो आज के टाइम पे ना ये बार बार इस तरीके से डैश डैश फॉर्म के एरोज नहीं दिए जाते हैं आप लोग को, और एक सिंगल फॉर्म के एरोज से डिनोट किया जाता है। बस इससे ये समझ लिया जाता है कि अगर चार्ज दूर है तो इंटेंसिटी कम लग रही होगी, करीब है तो ये इतनी समझदारी हो गई। ठीक है भाई? तो पहले ऐसे डिनोट किया जाता था। चलो भाई यहीं पे वही चीज़ लिखी हुई है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। पूरे पैराग्राफ में आप लोग को यही चीज़ आप लोग को देखने को मिलने वाली है कि let the point charge be placed at the origin, the draw the vector point along the direction of the electric field of their length proportional to the strength of the field at each point. Since the magnitude of electric field at the point decreases inversely as the square of the distance, वही चीज़ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के हिसाब से धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगी, और वो आप लोग को वेक्टर के थ्रू समझाने लग जाता है। जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि दूर की तरफ शॉर्टर वेक्टर दिख रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होते हुए चल रही है, एज शोन इन द फिगर दिस। क्लियर भाई? दिस फिगर ईच एरो इंडिकेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज
प्लेस एट द टेल। मान लो कि कोई स्पेसिफिक यहाँ पे चार्ज आप लोग को देखने को मिलता है, तो ये स्पेसिफिकली इस पर इन्फ्लुएंस कर पाएगा, डिपेंड करेगा कि चार्ज ज़्यादा अंदर है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, बाहर है तो कम फोर्स लगेगा। ये चीज़ ना पूरी की पूरी वही है, टेंशन ना लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कहाँ रहेगी, जितना ज़्यादा इस स्पेसिफिक चार्ज के करीब कोई भी चार्ज को आप लेकर आओगे तो उतना ज़्यादा फोर्स उस पर एग्जर्ट कर पाएगा। क्लियर दोस्त, क्योंकि इंटेंसिटी अंदर की तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू बाहर की तरफ। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है। तो फील्ड याद रखना, बाहर की तरफ में आपको कमज़ोर देखने को मिलेगी, अंदर की तरफ आप लोग को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देखने को मिलेगी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी जहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जहाँ पे आप लोग को कम देखने को मिल रही है देख लो तो वहाँ पे कम है। तो यहाँ पे वही लाइन पे आप लोग को यही चीज़ लिखी हुई है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। एनसीईआरटी के ये पूरे पैराग्राफ में यही चीज़ लिखी हुई जो मैंने आप लोग को अभी समराइज करके समझाया। तो अगले पॉइंट में अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ना एक नया डायग्राम दिया हुआ है। इस नए डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करो। इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक चार्ज है जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है। इसने क्या करा, दो रीजन ले लिया, एक ये रीजन है और एक ये रीजन है। क्लियर दोस्त, आपको पता करना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी, बताओ जरा। P1 पे होगी, P2 पे? अभी तो थोड़ी देर पहले समझे। जो चार्ज के ज़्यादा करीब रहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, फील्ड लाइन जहाँ एकदम एकदम करीब है, देखो यहाँ बहुत करीब करीब है, तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इन्फ्लुएंस होने वाली है ना, एज कम्पेयर टू इसके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देखो, पहली चीज़ तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास आउट हो रही है उससे भी उतनी ही हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा डेंसिटी के पास में बैठा हुआ है एज कम्पेयर टू ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है ये यहाँ पे लेस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको कम इन्फ्लुएंस होते हुए देखने को मिलने वाली है एज कम्पेयर टू इसके। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। सो इफ वन विशेस टू एस्टिमेट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, one has to consider the number of electric field lines per unit cross section of the area perpendicular to the electric field line। तो वही बात आप लोग को देखने को मिल रही है। तो चलिए भाई, तो ये पूरा का पूरा जो कथा कहानी है इसके अंदर वही है, देख लो भाई। वी स्टडी बाय सेइंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बिल्कुल भाई, फील्ड लाइंस जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन को लेकर बैठ रहा है, किस तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कितनी जा रही है। अगर दूर है तो इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कमजोर है, पास है तो स्ट्रॉन्गर है। वही चीज़ आप लोग को देखने को मिल रही है। द फील्ड लाइन क्राउडेड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, क्राउडेड है ना यहाँ पे, और जहाँ पे कम है वहाँ पे वीकर है। क्लियर दोस्तों, तो यही फिगर को एक्सप्लेन किया गया है इस पूरे पैराग्राफ में। अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो। मैं तो स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करने चाहता हूँ। मैंने अभी पूरा डायग्राम एक बार में समझा दिया यार, क्यों तुम लोग टेंशन लेते हो। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि मान लो एक रीजन ले लिए R और एक रीजन ले लिए लेट से S, तो बताओ कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, यहाँ पे कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा दूर दूर हो चुकी है, डेंसर नहीं रही, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। एनसीईआरटी में ना एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा के दिमाग का दही हो जाता है। तो वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे लिखी है और कुछ भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसको किसने इन्वेंट किया था? फराडे भैया ने इन्वेंट करे थे। जिसके थ्रू मतलब मेन पर्पस क्या था? देखो, हम मैथमेटिकली तो चीज़ें समझ पा रहे, कर पा रहे। अरे अगर एक नॉर्मल पर्सन है ना, अपन जैसे, जिनको समझना है कि फील्ड लाइंस क्या होती क्या नहीं, तो एक किस्म से ना पिक्टोग्राफिकल व्यू दिया गया है कि यार किस तरीके से यार आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को विजुअलाइज कर पाओ। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप लोग इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। ये फील्ड लाइंस इसलिए दी गई है विजुअलाइजेशन को बेटर बनाने के लिए कि अच्छा इससे आप समझ सको कि बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, अंदर की तरफ आ रही है, डेंसिटी समझ पा रहे हो, सब कुछ समझ पा रहे हो। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दस द वे टू पिक्टोग्राफिकल मैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक। वही भैया, वही चीज़ें लिखी हुई है। समझ में आ रहा है ना? टेंशन ना लो, आगे बात करते हैं। आगे 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 पेज पलटाओ। हाँ जी भाई, तो यहाँ पे वही चीज़ आप लोग को लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है, ठीक है, ऐसी एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसी ने कहा कि बताओ इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप लोग को देखने को मिलेगी। एक सेकेंड, मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। किसी ने कहा कि बताइए ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखने को मिलेगी। तो आप हमेशा क्या करोगे कि ए पॉइंट पर स्पेसिफिकली यहाँ पे एक वेक्टर ऐसा बना दोगे, यहाँ पे एक वेक्टर ऐसा बता दोगे। तुम इससे ये बताओगे कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आपको देखने को मिलने वाली है। समझ में आया कि नहीं? तो याद रखना, टेंजेंशियली आप लोग ड्रॉ करके समझ सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। वो चीज़ यहाँ पे आप लोग को लिखी हुई है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आप लोग को स्पेसिफिकली यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, देखो ये काफ़ी सारे लोग को ना एक कन्फ्यूजन रहता है, मैं समझा देता हूँ। तुम लोग को नोट्स चाहिए क्या? नोट्स क्या करोगे? एनसीईआरटी है। कई लोग कह रहे थे भैया ये PDF दे दो।
क्या करोगे इसमें, कुछ तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी को एक एक करके समझा रहा हूँ और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखना, कई लोग मुझसे कहते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है, तो याद रखना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है पॉजिटिव चार्ज से। अब आप कहोगे कि भैया पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती कहाँ तक जाती है, वो जाती है इन्फिनिटी तक। तो भैया हमने तो सुना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट हो जाती है। हाँ जी, अगर इसके बीच में कभी नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी, अदरवाइज ये इन्फिनिटी तक जाएगी। भैया समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप कोटा जा रहे हो, IIT की प्रिपरेशन करने, JEE की प्रिपरेशन करने, आपके दिमाग में ये कि नहीं भैया मेरा जो गोल है वो है कि मेरे को IIT क्रैक करना है ना, मतलब आपका जो गोल है वो इन्फिनिटी है, आप एक पॉइंट चार्ज हो। और होता क्या है ना कि कोटा में 2 महीने पढ़ने के बाद वहाँ पे जब कोटा के माहौल में आप आते हो, है ना, और लोग आपको मिलते हैं, बहुत सारी हरियाली मिलती है वहाँ पे, तो अपने आप जो स्पेसिफिक चार्जेस आपको जब मिलते हैं ना, मान लो आपका गोल तो इन्फिनिटी तक था, लेकिन जैसे ही आपको कोई कुड़ी मिल गई, है ना, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पे खत्म हो जाती है। आपका जो गोल जो अचीव करना था IIT, वो तो अचीव नहीं हो पाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पे जाके खत्म हो जाती है, उसके बच्चा बाबू वाली चीज़ों में गुजरते रह जाती है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी तक जाती है, लेकिन अगर बीच में कोई आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई खत्म वहीं पे। क्लियर दोस्त, इसलिए कहते हैं कि नेगेटिव चार्जेस से पढ़ाई के टाइम पे दूर रहे, जो आपका इन्फिनिटी पे गोल है वो बर्बाद होने पे तुला हुआ है। क्लियर भाई? नहीं भैया रिलेशनशिप से तो हमारी अच्छी पढ़ाई है, चुप, गलत बात, ऐसा कुछ नहीं होता, उल्लू वाली बात है ये सब। चलो भाई आगे बात करते हैं। इसी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है कि वही चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और इन्फिनिटी तक जाती है। अगर कोई बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व बनाते हुए चलती, किसी भी टाइप का ब्रेक नहीं रहता है इसमें कि बीच में रुक गई, बोली थक गई हूँ मैं, थोड़ा सा रुक जाती हूँ, पानी आनी ग्लूकोन डी पीती हूँ फिर आगे बढ़ोगी, ऐसा नहीं है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। मतलब क्या, मान लो एक पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये और ये नेगेटिव की, ऐसी कभी क्रॉस नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर सेम नेचर की होगी तो एक दूसरे से दूर हो जाएगी, भले क्रॉस नहीं करेगी। क्लियर दोस्तों? इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा चार्ज के परपेंडिकुलर होती है। चार्ज ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बनेगी, चार्ज ये तो इस तरफ बनेगी, ये याद रखना। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। लाइक ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आ रही है। जैसे मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट में मैग्नेट के अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं, वो क्लोज लूप बनाती, ये नहीं बनाती। इसी के साथ साथ दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप लोग को सिमेट्रिकल शेप में देखने को मिलती है। मतलब क्या, ऐसा नहीं कि इधर में ऐसी ढेर सारी बन गई और इधर में ऐसी बन रही, ना ना ना, रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड आपको देखने को मिलेगी। चाहे तो ऐसी, है ना, चाहे तो इसके अपोजिट ऐसी। क्लियर दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड को भी बता सकता है। अगर किसी चार्ज के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और किसी के अंदर कम है, तो इससे समझ में आ जाएगा ना कि चार्ज कितना पावरफुल है। जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा पावरफुल चार्ज है एज कम्पेयर टू उसके जिसके अंदर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये चीज याद रखना और ये पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लियर है। यही चीज़ें आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आप लोग को समझाया। देखो दोस्तों, ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव की है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब लाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक दूसरे को रिपेल कर रही है। नेगेटिव की भी ऐसी बनेगी, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इस तरीके से। कई लोग कहते हैं इसको कि भैया ये तो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये एक किस्म से एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड हो गई। इंटरसेक्शन तो तब होता है जब इस तरीके से, क्या ऐसी इंटरसेक्ट हो रही है? नहीं ना। क्या यहाँ पे इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको? चेक करो, नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझने के लिए एनसीईआरटी ने आप लोग को यहाँ पे समझाया एक एग्जाम्पल देकर कि यार एक लिक्विड है जो फ्लो हो रहा है एक स्पेसिफिक एरिया से, है ना, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है और इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाया गया। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। मान लो एक आपने देखी होगी ना, कभी कभी आप जैसे मंदिर जाते होंगे या फिर कोई दरगाह जाते होंगे ना, वहाँ पे एक भूत ऐसा ऐसा घूमता रहता है ना, ऐसा ऐसा होता रहना है। मतलब उसके अंदर क्या हुआ, उसकी बॉडी मतलब मान लो एक एरिया, उसमें आत्मा ने आके लिंक हो गई उसकी बॉडी से। मतलब क्या, आत्मा जब लिंक हो जाए उस बॉडी से तो बॉडी के अंदर आत्मा का फ्लक्स जनरेट हो जाता है।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना किसी भी बॉडी के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली उस सरफेस से लिंक हो रही है उसके बारे में समझाता है। क्लियर दोस्तों? तो आत्मा का फ्लक्स क्या था कि आत्मा बॉडी से कितनी ज्यादा लिंक हो रही है, वो आत्मा का फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना ज्यादा सरफेस से लिंक हो पा रही है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप देखो तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझाया, आप लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। इससे अच्छा मैंने जो समझाया उससे समझ लो, खत्म कहानी, बेसिक सा फॉर्म है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इन द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्क्राइब द अबव we saw that the number of electric field lines crossing a unit area placed normal to the electric field at the point is measured the strength of electric field at that point, that is called as flux। क्लियर दोस्तों? मेरे ख्याल से क्लियर है, समझ में आया? तो आप कहोगे कि भैया फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? तो फ्लक्स ना दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और जो फ्लक्स है वो दूसरा किस पे डिपेंड करता है? एक करता है एरिया पे। क्लियर दोस्तों? थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो? चलो मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो हाँ जी, लीजिए, चलो थोड़ा बहुत ठीक बना है, एटलीस्ट कुछ तो ठीक बना है। ऐसे और ढेर सारी बना देते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिख रहा है सबको? ये क्या है? दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और बना देते हैं। बस 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 बेटा बस, रुलाए मुन्ना, रुलाएगा क्या? चलो भाई, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, हाँ है ना। मैंने क्या करा, अलग अलग एरिया यहाँ पे ले लिया। एक एरिया लिया कुछ इस तरीके से, एक एरिया लिया इस तरीके से, एक एरिया लिया इस तरीके से, और एक एरिया लिया इस तरीके से। आपको बताना है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली किसी सरफेस से कैसे लिंक हो रही है, पास आउट हो रही है, वो फ्लक्स है। क्लियर दोस्तों? अब मुझे बताओ किस में ज़्यादा फ्लक्स क्रिएट हो रहे होंगे? आप बोलोगे भैया कैसे पता करें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करते हैं दो चीज़ पे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, दूसरी एरिया पे। पहले चेक करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे सबसे ज़्यादा पास आउट हो रही है। तो पहले चेक कर लो, इससे एक बार हो रही है, इससे दो बार हो रही है, इससे सबसे ज़्यादा हो रही है, इससे तीन बार हो रही है। तो ये तो समझ में आ गया, अच्छा ठीक है, एक क्राइटेरिया तो समझ में आ गया कि इससे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है। एरिया किसका बड़ा है? इसका छोटा है, इसका, चलो भाई इसका छोटा एरिया है, इसका इससे थोड़ा बड़ा एरिया है, इसका सबसे बड़ा है एरिया, और इसका थोड़ा छोटा है एरिया इसके कंपैरिजन में। तो सबसे बड़ा एरिया किसका है? इसका। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे पास आउट हो रही है? इससे। तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स कहाँ से जनरेट हो रहे होंगे? यहाँ से। समझ में आया दोस्तों? सेकंड कहाँ से हो रहे होंगे? यहाँ से, क्योंकि इसका एरिया इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बाद इसी में सबसे ज़्यादा आ रही है। तो ये सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में और फोर्थ नंबर पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम जनरेट इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास आउट हो रही है और एरिया भी छोटा है। क्लियर दोस्तों? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज़ पे डिपेंड करता है, याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है आप लोग का E विच इज इक्वल टू E डॉट ए। क्लियर दोस्तों? अब डॉट प्रोडक्ट आया, डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। मान लो एरिया परपेंडिकुलर में नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एरिया टेढ़ा हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है, तो कोई स्पेसिफिक एंगल बन गया होगा, हाँ है ना। तो उस टाइम पे ना ये वाला फॉर्मूला काम आता है, E A cos थीटा। आप कहोगे भैया समझ में नहीं आया, हमें क्या कहना चाहते हो? समझा देते हैं। मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर दोस्त? ये रहा था आपका एरिया। क्लियर दोस्त? तो अभी तो यहाँ पे आप लोग की वाली क्वांटिटी होगी। मान लो इस तरीके से आपका डायग्राम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास आउट हो रही है, और ये जो पर्पल कलर में आपको देखने को मिल रहा है ये आप लोग का एरिया। मान लो एरिया थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये रहा आप लोग का एरिया। क्लियर दोस्तों? या इस तरीके से ले लो, एरिया इस तरीके से। अब आप बोलोगे भैया एक सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये ए जो बोल रहे हो एरिया, एरिया ये क्या है? एरिया है एरिया वेक्टर। मान लो ये है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे सरफेस से परपेंडिकुलर कहाँ दिख रहा है आप लोग को? तो सरफेस से परपेंडिकुलर ये, तो ये रहा आप लोग का ए। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बन गया, हाँ जी। तो ये जो थीटा था वो डिपेंड कर रहा था इस पे। क्लियर दोस्तों? तो एनसीईआरटी ने क्या कहा है आइए देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इफ़ यू प्लेस अ स्मॉलर प्लेनर एलिमेंट विच जिसका एरिया डेल एस है, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग
वही चीज़ अभी जो हमने समझे। क्लियर दोस्तों कि यार जो एक एरिया वेक्टर है, देखो यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया है, यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास आउट हो रहा है तो फ्लक्स यहाँ से निकाल सकते हो। ये देखो यही वाला एग्जांपल जो मैंने आप लोग को दिया, कोई एंगल दोगे तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा स्पेसिफिकली, और कुछ भी नहीं। इसके अंदर वही पूरी चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाया हूँ, ज़्यादा इसको डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई बहुत टॉप टॉपिक नहीं है कि इसके अंदर से आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए 12th में, और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एरिया वेक्टर किस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। तो जो भी आपका एरिया उसके परपेंडिकुलर में एरिया वेक्टर निकलता है। कई लोग कहेंगे कि भैया इधर से निकलेगा या इधर से निकलेगा, अंदर निकलेगा बाहर निकलेगा। हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि जो एरिया वेक्टर है आप लोग को इसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ देखने को मिलेगा, मतलब बाहर की तरफ इस तरीके से। क्लियर दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आप लोग के लिए बन जाएगा। और याद रखना ये स्पेसिफिक जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखे थे उसके थ्रू आप लोग टोटल फ्लक्स की वैल्यू भी पता कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए पोर्शन देखने को मिलता है। तो जैसे आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे वहाँ पे डेल एस लिया गया था, इस फॉर्मूले में डेल एस है। हम लोगों ने क्या लिए थे, ई डॉट डी ए है। तो डी ए क्या है, छोटे से पोर्शन का एलिमेंटल एरिया लिया। अगर आपको टोटल के लिए निकालना है तो आप लोग को टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, या अगर आप चाहो तो इंटीग्रेट मार सकते हो। बहुत सारी चीज़ें रहती है वो आपको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकती है। तो ये फॉर्मूला याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है। और एक चीज़ पूछी जाती है कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो वो होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला जो आपका टॉपिक बनता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है दोस्त, मान लो दो चार्ज लिया आपने, उसको एक पॉइंट ओ से सेपरेट कर दिए इक्वल डिस्टेंस से, तो एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, सॉरी डाइपोल क्रिएट हो जाता है। दिख रहा है सबको। मान लो एक सेंटर ओ है, यहाँ से दो चार्जेस इक्वल भी हो सकते हैं अनइक्वल भी हो सकते हैं। अगर उसको सेपरेट कर दे इक्वल लेंथ से, मान लो एल एल लेंथ से, तो एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, कैसा टाइप का सिस्टम जिसमें दो इक्वल या अपोजिट चार्जेस को जब हम सेपरेट कर दे एक सर्टेन डिस्टेंस से तो एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। समझ में आया। मान लो दो एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को जब एक साथ रख दो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो डाइपोल है और कुछ भी नहीं है। डाइपोल आप लोग अभी समझोगे और आगे फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ देखने को मिलता है, क्या क्या नहीं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a। 2a मतलब कि पॉइंट ओ से लेकर इस तरफ में ए, इस तरफ में ए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एल ले लिए थे, तो यहाँ पे एनसीईआरटी भैया ने इसको ए डिनोट करिए, नाम मैटर नहीं करता है। क्लियर दोस्त, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। तो चलिए भाई आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, अगर आप अच्छे से पढ़ पाओगे तो। हाँ जी, मिड पॉइंट जो लोकेटेड है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल। क्लियर दोस्त, द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑब्वियसली जीरो। अच्छा, ऐसे कैसे जीरो? आगे बढ़ते। दिस डज नॉट मीन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड of the electric dipole is zero. Since the charge q and negative q are separated by the distance, the electric field due to them when added and do not cancel out each other. याद रखना cancel out नहीं कर रही, but however at the distance, मतलब वही distance ज़्यादा comparison, मतलब distance जो है वो बहुत ज़्यादा एक किस्म से बड़ी है as compared to उनके charges के according। तो इस वजह से हम लोग इसको मान लेते हैं कि ऑब्वियसली जो टोटल चार्जेस होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर वो जीरो देखने को मिलता है। क्लियर दोस्तों, ये डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ना सोचे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। क्लियर दोस्तों, इसी के साथ साथ अगले कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर कि मान लो ये आपका डाइपोल है, दिख रहा है, कहाँ से दिखेगा भैया, बनाया ही नहीं आपने। मान लो ये डाइपोल है, दिख रहा है, हाँ जी भैया दिख रहा है, ये ओ ये एल एल। क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी, टॉपिक ये कहता है कि यार आपको ना इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे, मतलब एक्सियल पॉइंट कहाँ बनेगा, लेट से इसकी एक्सिस पे, तो एक्सिस पे लेट से एक पी पॉइंट है, आपको पता करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, और साथ ही साथ इस डाइपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पे, मतलब इसके एकदम बीचों बीच परपेंडिकुलर वाले पोजीशन पे पता करना है कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है इस डाइपोल के वजह से। क्लियर दोस्तों, तो इसको आप लोग को निकालना रहता है। बेसिकली ये तो एक स्पेसिफिक डेरिवेशन है, अगर आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं एक्सियल की बात करता हूँ, एक्सियल वाले केस की, तो ये रहा आप लोग का डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल, लेंथ एल एल। क्लियर दोस्त, आपको क्या करना है, इस पी पॉइंट पर पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो एक काम करता हूँ, डायग्राम से समझा देता हूँ सो दैट आप लोग को क्लियर हो जाए। तो ये रहा आप लोग का एक चार्ज, ये रहा दूसरा चार्ज, इनकी बीच की डिस्टेंस ओ, एल लेंथ। आपको क्या कहा गया, एक्सियल पॉइंट पी पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। समझ में आया, यहाँ पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। कैसे कर पाओगे पता, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना। पहला वाला जो चार्ज है ये है नेगेटिव चार्ज, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इस तरफ लगाएगा, हाँ है ना, लेट से E1 फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज जो है
ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगाएगा। आप बोलोगे भैया कैसे लगा रहा है, अरे यार देखो इस पी पॉइंट पे ये नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, तो अगर ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इस पॉइंट पे भी आपको ऐसे डिनोट करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज अपने से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो अगर मैं एक्सियल लेंथ पे बात करूँ तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और पी पॉइंट पर बाहर की तरफ। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे E2 छोटा दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, और E1 छोटा दिख रहा है और E2 बड़ा दिख रहा है। तो ये बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ना ये इस स्पेसिफिक पॉइंट से करीब है। क्लियर दोस्त? और आप जानते हो कि फर्स्ट वाला जो चार्ज है वो पी पॉइंट से दूर है, और आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जैसे जैसे दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम इन्फ्लुएंस होगी, इस वजह से ऐसे डिनोट हुआ। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? सुपर पोजिशन की मदद लेके कि ई नेट विच इज इक्वल टू E1 प्लस E2। आप देख रहे होंगे E1 अपोजिट डायरेक्शन में, E2 उस तरफ है, तो मान लो E1 की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? इतनी हो गई। आपको बेसिकली करना क्या है दोस्त, अब देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना। पहले E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं? E विच इज इक्वल टू KQ अपॉन R का स्क्वायर। मतलब हमें ना पहले वाले चार्ज के लिए R की डिस्टेंस चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो X है। तो मुझे बताओ पहले वाले चार्ज से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ तक से लेकर यहाँ तक के लिए X और यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए L। ये X वो नहीं है जिसने आपका दिल तोड़ कर गई है, X प्लस L। तो ये स्पेसिफिकली क्या हो जाएगा, पहले वाले चार्ज के लिए R की वैल्यू, दूसरे वाले के लिए कितनी हो जाएगी? X माइनस L इस पॉइंट P तक के। तो दूसरे के लिए R की वैल्यू ये हो गई। देखो टोटल X में से L माइनस कर दिए तो ये बचा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों वैल्यू बना लो, दोनों को पुट कर दो, एलसीएम ले लो, और एक जगह पे आप लोग को देखो भाई ये डेरिवेशन वाला टॉपिक नहीं है, बट मैंने आप लोग को हाँ ऊपर ऊपर से समझा दिया। तो जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी एक्सियल में वो आएगी कितनी? ई एक्सियल विच इज इक्वल टू K2P अपॉन x की पावर 3। तो इतनी आप लोग की वैल्यू निकल के आने वाली है। तो हाँ जी भाई बिल्कुल, यहाँ से आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी निकल के आने वाली है। अगर आपको स्पेसिफिक डेरिवेशन देखना है तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, KQ को बाहर निकाल दिया, अंदर एलसीएम लिया, काटा पीटी हुई तो कटना तय था, तो 4XL अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2i। ये बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे जानबूझ को ब्रेकअप किया गया, ब्रेकअप मतलब 2 का ब्रेकअप किया गया सो दैट यहाँ से Q इंटू 2L बनाया जा सके, और वो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और इक्वेशन आपकी ये आ गई। ऐसा माना गया कि डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस थी ना LL, वो बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू x डिस्टेंस के। इस वजह से जहाँ पे L दिख रहा है उसको 0 ले लिया गया और इक्वेशन आपकी ये बन गई। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये डेरिवेशन को ना बहुत शॉर्ट में समझाया गया, आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने खुद से आप लोग को थोड़ा बहुत समझा दिया सो दैट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को क्लियर रहे। अगला होता है इक्वेटोरियल का केस। तो इक्वेटोरियल के केस के लिए भी आप लोग को करना क्या है, ध्यान से देखना। इक्वेटोरियल का केस भी समझा देता हूँ भाई, सो दैट आप लोग को ये ना लगे कि यार भैया तो कुछ बताते ही नहीं है। ये रहा नेगेटिव चार्ज ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये है O सेंटर डायपोल का, ये LL डिस्टेंस। आपको क्या करना है, इस पॉइंट P पर पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी। कैसे करोगे, आपने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लिए डैश 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 करके, और आपने ये मान लिया जो ये P से लेकर O तक की डिस्टेंस है इसका नाम X है। क्लियर दोस्त? ये जो साइड दिख रहे हैं ना एकदम बराबर लेंथ के, ऐसे कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके साइड्स बराबर होते, बताना जरा। और इसका नाम RR दे दिया। अब एक बात बताओ, नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी देखने को मिलेगी और पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देखने को मिलेगी। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे भैया, नेगेटिव चार्ज अपने अराउंड इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नेगेटिव है ना वो इसलिए इन्वर्ट, पॉजिटिव बाहर की तरफ बनाएगा इसलिए उस तरफ देखने को मिल रही है, हाँ है ना। तो इधर हो गया E2, इधर हो गया E1। आप मुझे एक बात बताएं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलेगी? एकदम बीच से इस तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, रिजल्टेंट जो आप लोग को देखने को मिलेगा वेक्टर का वो इस तरफ देखने को मिलने वाला है। अब रिजल्टेंट यहाँ देखने को मिलने वाला है, मतलब क्या कि कुछ ना कुछ एंगल बनेंगे, एंगल थीटा, हाँ है ना। ये जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि यार यहाँ पे कंपोनेंट बन सकते हैं, ध्यान से देखना। जिसके साथ एंगल है, जिसके साथ एंगल बना रहा है वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ बनेगा E2 cos थीटा, और E1 के लिए भी यहाँ पे E1 cos थीटा। भैया ये कैसे हुआ, सुन लो ध्यान से, सुन तो लो, सबर ही नहीं लेते हो तुम लोग। कंपोनेंट बना लो, मान लो
ये ए वेक्टर है जो एंगल बना रहा है इसके साथ। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बताओ वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी ए कॉस थीटा। तो जिसके साथ एंगल वहाँ पे कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वहाँ पे साइन थीटा आपको देखने को मिलता है। तो सेम टू सेम मुझे पता करना था कि E1 याले कॉम्पोनेंट में कितना होगा और E2 याले कॉम्पोनेंट में कितना होगा। तो मुझे यहाँ के लिए पता करना था, तो मैंने यहाँ के लिए पता किया। इस वजह से मैं E1 E2 को इधर ले रहा हूँ। तो याद रखना, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाएगी तो E1 प्लस E2 नहीं लेंगे, आप लोग लोगे E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। साथ ही साथ ऑब्जर्व कर रहे होंगे दोनों चार्ज के बीच के मतलब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अरे दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गई, इस वजह से E1 E2 जो है E के बराबर हो जाएगी। तो इस वजह से ये हो जाएगा E cos थीटा। तो यहां से आप लोग cos थीटा की वैल्यू रख दोगे और स्पेसिफिकली आगे जाके जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपकी ऐसी आएगी, कुछ देख लो, ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे आपने cos थीटा की वैल्यू रख दिए L/R मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और आपका फॉर्मूला ऐसा बन गया। R की वैल्यू पाइथागोरस से निकाली जा सकती है ये, और आपने पुट कर दिए। आपने ऑब्जर्व करें कि जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो इतनी आएगी। इसका मतलब ये कि एक्सियल के कंपैरिजन में इक्वेटोरियल की वैल्यू 2 टाइम्स आप लोग को देखने को मिल रही है, मतलब ई एक्सियल 2 टाइम्स है ई इक्वेटोरियल के। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ से आप लोग का टॉपिक कंप्लीट। तो जो आप लोग को एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये पूरा का पूरा पोर्शन यही वाला गिवन है, जैसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। इसमें आप लोग को इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करने के लिए चीज़ है, लेकिन भैया ने समझा दिए। तो अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। तो अगला टॉपिक है आप लोग का फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइपोल। तो क्या होता है ना, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिनका जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो एकदम सेम प्लेस पे लाई करता है। तो वहाँ पे ना डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। बट हाँ, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका पॉजिटिव नेगेटिव ना थोड़ा दूर दूर लाई करता है। यहाँ पे डिस्टेंस आप लोग को देखने को मिल रही है, आप लोग को यहाँ पे डिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो ये किस्म से परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी आपको दिखाता है। क्लियर दोस्त? तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है आप लोग को कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल H2, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोग को? आई होप तुम लोग को क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिस सीरीज है, जो हमारी होने वाली स्पेशल क्लास, उसमें कवर करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ तक के था आप लोग का टॉपिक। आई होप तुम लोग को क्लियर हो चुका होगा। अगला जो डाइपोल अगला जो टॉपिक है, भैया 1 घंटा होने में आने लगता है सर पे चढ़ गई ये क्लास। अगला टॉपिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे आप लोग को सभी चीज़ें गिवन है। कंसिडर करो एक परमानेंट डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E, फलाना ढिमका, जो चीज़ें लिखी हुई उसको समझा देता हूँ फटाक से। तो बेसिकली ना ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये टॉपिक ये कहना चाहता है कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है सबको। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी एक डाइपोल को प्लेस कर देता हूँ तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो जैसे आप किसी डाइपोल को यहाँ प्लेस करोगे तो आप जानते हो डाइपोल को प्लेस करने के बाद यहाँ पे ये जो डाइपोल है ये रोटेट करने लग जाता है। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही डाइपोल आएगा तो वो अपनी एक्सिस में गोल 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 घूमने लग जाएगा। मतलब क्या, टॉर्क जनरेट हो जाएगा। मतलब क्या, टॉर्क जनरेट हो जाएगा। मतलब क्या, टॉर्क क्या होता है भैया? टॉर्क मतलब कि एक किस्म से मूवमेंट, बॉडी। वो याद है वो पद्मावती मूवी में गाना था घूमर घूमर, तो उसमें दीपिका पादुकोण घूमर कर रही थी, मतलब टॉर्क जनरेट कर रही थी और एक ही जगह में गोल गोल घूम रही थी। अब ये डाइपोल एक ही जगह में गोल गोल कैसे घूम सकता है? मैंने कहा टॉर्क की वजह से। टॉर्क कितना होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप कहोगे कि टॉर्क जनरेट कराने के लिए फोर्स बताना पड़ेगा। तो पहला वाला चार्ज का जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, QE फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। नेगेटिव का अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ QE फोर्स बराबर है। अगर नेट फोर्स की बात करूं तो कितनी आएगी, कमेंट बॉक्स में बताना। ये रहा सेंटर O, ये रही लेंथ, ये रही लेंथ। बेसिकली मुझे एक बात बताओ, फोर्स निकल गया, टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए ना। अरे भाई इस चार्ज से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दे रहा हूँ। दिख रहा है सबको? तो आप ऑब्जर्व करोगे ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये आपकी परपेंडिकुलर लेंथ। अब ये कैसे निकाल सकते हैं? मान लो ये एंगल थीटा है, तो एक काम करते हैं ना, इसको कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ये एंगल थीटा है, ये L है, और ये निकालना है आपको स्पेसिफिकली। कैसे निकाल पाओगे? साइन थीटा की मदद से निकाल सकते हैं। साइन थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू L, तो P की वैल्यू L साइन थीटा। तो मुझे पता चल गया कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी है, L साइन थीटा, L साइन थीटा। तो मेरे पास यहाँ वैल्यू मिल गई। मुझे ये समझ में आया दो फोर्सेस लग रहे हैं और दो फोर्सेस दो तरीके का टॉर्क जनरेट कर रहे हैं। मतलब क्या, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से एक टॉर्क τ1 जनरेट हो रहा है, यहाँ से τ2 जनरेट हो रहा है। मतलब नेट टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है?
टाउ 1 प्लस टाउ 2 और वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट करेंगे तो जो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी PE साइन थीटा और इसी को लिखा जा सकता है P क्रॉस E। समझ में आया भाई? ये जो थीटा है किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन पे। कई लोग कहोगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, अरे याद करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डाइपोल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए होता है Q इंटू 2L और इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ था, मैं कह सकता हूँ P का डायरेक्शन इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, तो ये जो एंगल थीटा है ये इस पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे आपको वही चीज़ें गिवन है। अगर आप चाहो तो इसको थियोरेटिकली पढ़ सकते हो एक बार कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो QE लग रहा है, नेगेटिव में माइनस QE लग रहा है और स्पेसिफिकली नेट फोर्स की वैल्यू डाइपोल पे 0 है क्योंकि फोर्सेस बराबर है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, इस वजह से। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे वही चीज़ लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड आप लोग को बता दिया गया कि इतना आप लोग को टॉर्क देखने को मिलेगा, हाँ है ना। अब ये देखो यहाँ पे Q इंटू 2L या 2A इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा P से, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा P क्रॉस E या P साइन थीटा। तो इतना टॉर्क आपको जनरेट होते हुए देखने को मिलने वाला है। इस स्पेसिफिक लाइन के अंदर आप लोग को क्या लिखा हुआ है इसको समझा देता हूं मैं फटाफट, सो दैट आप लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। देखो यहाँ पे जो अगला टॉपिक में आप लोग मतलब उतने पोर्शन में लिखा हुआ वो ये है कि यार टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? 90 डिग्री में या 270 डिग्री में। तो मान लो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 270 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ तो अभी डाइपोल 0 डिग्री पे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो ये 90 डिग्री बनाया ना। अब मैंने अपोजिट कर दिया तो नेगेटिव, पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो ये 180 डिग्री हो गया। पॉजिटिव अब नीचे आ गया, नेगेटिव ऊपर आ गया, तो 90 180 270, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से 270, इस वजह से आप देख रहे हो 270 में नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है और 90 डिग्री में पॉजिटिव ऊपर है नीचे नेगेटिव है। तो देख लो भाई, तो यहाँ से टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। टॉर्क मैक्सिमम मतलब टाउ विच इज इक्वल टू P। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं टॉर्क मिनिमम कब होगा, तो याद रखना जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री होगी। तो जब 0 डिग्री रख दोगे तो बेसिक सी बात है, 180 डिग्री रख दोगे तो टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसमें ना दो केस निकल के आते हैं जो आप लोग को स्पेसिफिकली यहाँ पे बताए गए हैं कि यार दो केसेस आप लोग को देखने को मिलते हैं। वो दो केसेस कैसे कि यार जब टॉर्क मिनिमम होगा तो 0 डिग्री का केस ऐसा दिखेगा, 180 डिग्री का केस ऐसा दिखेगा। तो दो केसेस बनते हैं, एक बनता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, दूसरा बनता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है और डायपोल ये रखा है। अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो डायपोल थोड़ा सा रोटेट मारेगा, हल्का सा टॉर्क जनरेट होगा और वापस स्टेबल हो जाएगा। सत्य है भाई फर्क नहीं पड़ता है इसको। लेकिन जो हमारा अनस्टेबल वाला केस है वो ये रहा, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। जैसे मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो होगा ये कि पहले तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाया जाएगा ये अपनी एक्सिस में गोल गोल घूमना चालू कर देगा और इसमें टॉर्क जनरेट हो जाएगा। यही इसका केस है। एग्जाम में ये आता ही आता है, एक नंबर का रट के चल जाना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है और डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक तरफ है। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब डायपोल का डायरेक्शन इस तरफ। इसी के साथ साथ अनस्टेबल की बात करी जाए तो डायपोल का डायरेक्शन अपोजिट साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ। तो याद रखना पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है और एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस था। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। एग्जामिनेशन में कई बार ये चीज़ें आती हैं। तो वापस से हमारे स्पेसिफिक टॉपिक में आते हैं। तो यहाँ पे वही स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हुई हैं और डायग्राम्स भी आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो होप सो आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ पाई हो और यहाँ पे भी स्पेसिफिकली वही चीज़ें आप लोग को देखने को मिल रही है। तो टेंशन ना लेना, ज़्यादा कोई ऐसा बहुत सच कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं था। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया। उसके बाद हमारा कंटिन्यूस चार्ज से लेकर गॉस लॉ की एप्लीकेशन तक के आखिरी वाले लेक्चर में कवरअप कर लेंगे। तो एंड करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। वीडियो में एंड करने से पहले भाई इस चैनल में वीडियो में एंड करने से पहले भाई इस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना जो मैं आप लोग को कवरअप करवाने वाला हूं। तो पोर्शन के बीच में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग के वो सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के। तो ये होने वाली 23 जुलाई को और टाइम रहेगा 10 बजे। और अगर कोड मांगता है इन्विटेशन कोड तो मेरा नाम डाल देना। सिर्फ ये एक इन्विटेशन कोड है, फ्री क्लास है बाकी, ठीक है। और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हो, तो टेंशन ना ले। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब मारिए, प्यारा सा कंटेंट में और लेकर आते रहूंगा। अनअकैडमी मुझे जरूर फॉलोअप करके रहना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।